नमस्कार बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं ओबीजी का यूनिट फर्स्ट का फोर्थ चैप्टर। ठीक है, फोर्थ पार्ट हम देखेंगे। क्वेश्चन 11 तक हमने पार्ट थर्ड में सॉल्व किया था। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करवा रहे हैं ओबीजी सब्जेक्ट से। बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर का ये सब्जेक्ट है, जिसमें से इसमें हमने ओबीजी का सब्जेक्ट रखा है। और जिन बच्चों को गायनिक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है उन बच्चों के लिए बेनिफिट रहेगा। ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से देखिए, क्योंकि आने वाले जो करंट एग्जाम है, जैसे कि आपका जो नर्सिंग का एग्जाम आप देते हो, फाइनल ईयर का जो एग्जाम देते हो, ओबीजी सब्जेक्ट में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमने थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन इसमें रखे हैं और यूनिट बाय यूनिट हम इसको सॉल्व करवा रहे हैं। तो जरूर देखिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन का। क्वेश्चन नंबर 12 यूनिट फर्स्ट से है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। क्यूबी बेस्ड क्वेश्चन हमने रखा है, ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड नहीं है, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन रख लिया है, लेकिन क्यूबी से लिए गए ये क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। राइट शॉर्ट नोट्स आर एनआरएचएम। एनआरएचएम के बारे में जानकारी देना है। एनआरएचएम क्या होता है ये पूछा गया है। व्हाट इज मीन बाय द एनआरएचएम एंड राइट इट्स ऑब्जेक्टिव। एनआरएचएम क्या होता है, सबसे पहले तो हम आपको बता दें। एनआरएचएम जो लॉन्च हुआ इसमें दिया हुआ है आंसर में। एनआरएचएम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसका फुल फॉर्म है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, कब लॉन्च हुआ था? 12 अप्रैल 2005। 12 अप्रैल, यहाँ पे जुलाई दिया हुआ है। प्रोवाइड इफेक्ट हेल्थ केयर रूरल पॉपुलेशन, इसमें लिखा हुआ है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लॉन्च एनआरएचएम ऑन 12 जुलाई 2005 टू प्रोवाइड इफेक्टिव हेल्थ केयर टू रूरल पॉपुलेशन थ्रू आउट द कंट्री विद स्पेशल फोकस ऑन 18 स्टेट। लेकिन 12 जुलाई नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे होगा 12 अप्रैल। ठीक है, अप्रैल में दिया गया था। अप्रैल 2005 में ये लॉन्च किया गया था। कब दिया गया था? अप्रैल 2000। समझ में आया आपको? तो यहाँ पे जो जुलाई दिया है इसको अप्रैल बना लीजिएगा। अप्रैल 12 अप्रैल 2005 में क्या किया गया था? एनआरएचएम को दिया गया था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ लॉन्च एनआरएचएम 12 अप्रैल 2005 टू प्रोवाइड इफेक्टिव हेल्थ केयर टू रूरल पॉपुलेशन। स्पेशली रूप से किसको फोकस करना था, किसमें इफेक्ट करना था? उन रूरल एरिया के जो पॉपुलेशन थे, जो विलेज में रहने वाले, रूरल मतलब होता है गांव में रहने वाले जो पर्सन्स थे, उनके हेल्थ को क्या किया गया था? इफेक्टफुली केयर करने के लिए एनआरएचएम को लॉन्च किया गया था। इसके बाद एनआरएचएम का शॉर्ट नेम कब मतलब एनआरएचएम को एनएचएम कब बोला गया? नेशनल हेल्थ मिशन जिसको बोला जाता है, एनएचएम। ये कब लॉन्च हुआ? तो ध्यान रखिएगा, ये लॉन्च हुआ है 2013 में। ठीक है, 2013 में क्या किया गया? ये लॉन्च किया गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसके अंदर में बताया गया है कि एनआरएचएम कवर ऑल द विलेज इन इट्स स्टेट्स थ्रू अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख विलेज बेस्ड एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज। मतलब उसके अंडर में जो वर्क करने आशा जो होती हैं, वो क्या करती हैं? वर्क करती हैं विलेज में, जिसका आशा का फुल फॉर्म होता है, देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है, एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट हु वुड एक्ट इज लिंक बिटवीन हेल्थ सेंटर एंड द विलेज। इनका जो लिंक होता है, किसको जोड़कर रखती है आशा? हेल्थ सेंटर और विलेज को। मतलब गांवों में जो हेल्थ सेंटर होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो गए, आपके पीएससी हो गए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर या सब सेंटर जो होते हैं विलेज में, उनके बीच में इनका लिंक होता है आशा का। और वहाँ पे ले जाकर ये क्या करती है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर रूरल एरियाज़ में अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है या कोई माल नरिश बेबी है, मतलब इनका जो लिंक होता है वहाँ से यहाँ तक पहुँचाने का काम जो करती हैं, कौन करती हैं? आशा करती हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आशा का ये इंपॉर्टेंट रोल होता है विलेज में। उसके बाद द आशा वुड बी ट्रेन टू एडवाइस विलेज पॉपुलेशन अबाउट सैनिटेशन, हाइजीन, contraception and immunization to provide primary medical care for diarrhea, minor injuries and fever and to escort between मेडिकल सेंटर। आशा का जो वर्क होता है, क्या क्या वर्क होता है, ध्यान रखिएगा। तो आशा का इम्पॉर्टेंट वर्क होता है, इसका जो ट्रेंड वुड बी ट्रेंड, मतलब वो ट्रेंड होती हैं। ठीक है, आशा जो होती है क्या होती है? वो ट्रेंड होती हैं। और उनका वर्क क्या होता है? विलेज के पॉपुलेशन को किसके बारे में जानकारी देना? सैनिटेशन के, हाइजीन के बारे में बताना उनको, कॉन्ट्रासेप्शन की जानकारी देना, इम्यूनाइजेशन के बारे में बताना, प्राइमरी मेडिकल केयर फॉर द डायरिया। डायरिया अगर जो बच्चों को होता है, स्पेशली रूप से चिल्ड्रन में, मोस्ट कॉमन जो कॉजेज विलेज में देखने को मिलता है वो डायरिया के पेशेंट ज़्यादा देखने को मिलते हैं गाँवों में। ठीक है, माइनर इंजुरी, जैसे कि मान लीजिए कि बच्चे खेलते खेलते वहाँ पे गिरते हैं, या रोड एक्सीडेंट या होम एक्सीडेंट, अगर ऐसे माइनर इंजुरीज की जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में क्या
उसके लिए स्पेसिफिक रोल या स्पेसिफिक वर्क आशा का होता है किसके अंडर में, एनआरएचएम के अंडर में इनका इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। अब देखेंगे हम, आशा विल रिसीव परफॉर्मेंस बेस्ड कंपेंसेशन फॉर द प्रमोटिंग यूनिवर्सल इन्वेशन रेफरल एस्कॉर्ट सर्विस आरसीएस प्रोग्राम। आरसीएस प्रोग्राम कब चलाया गया, तो ध्यान रखिएगा 1997 में क्या किया गया था, आरसीएस प्रोग्राम चलाया गया था। कब चलाया गया था, 1997 में। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, स्पेशली रूप से जो मैटरनल मदर्स होती थी, जो आफ्टर डिलीवरी इनके हेल्थ को स्पेशली रूप से फोकस किया जाता था ताकि मैटरनल मोर्टालिटी रेट को कम किया जाए और बच्चे का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और मैटरनल मोर्टालिटी रेट को स्पेसिफिक रूप से इस प्रोग्राम के अंडर में क्या किया जाता था, कम करने का इनका स्पेसिफिक एम था या गोल था। तो आशा क्या करती थी, स्पेसिफिक विल रिसीव परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनी प्रमोटिंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन रेफरल अंडर द रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। आरसीएस प्रोग्राम के अंडर में आकर आशा का स्पेशली वर्क क्या रहता था, उनका एम रहता था कि जो मदर्स इम्यूनाइज नहीं है उनको देखना, देखना और जो बच्चे इम्यूनाइज नहीं है उनको देखना, उनका देख रेख करना, न्यूबॉर्न बेबी की केयर कैसे करना उसके बारे में बताना, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को कम करना, ये स्पेसिफिक रूप से इनका गोल था। तो आरसीएस प्रोग्राम के कुछ ऑब्जेक्टिव दिए हैं इसके अंडर में, क्या क्या चीज़ें थी, रिडक्शन इन द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें इन्फेंट मोर्टालिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो दिया है, तो रेशियो का मतलब होता है हमेशा रेशियो जो निकाला जाता है 1 लाख जो वुमेन्स होती हैं 1 लाख के अंडर में रेशियो निकाला जाता है। और यहाँ पे अगर रेट दिया होता है तो हमेशा रेट जो निकाला जाता है 1000 आपका लाइव जो ये मतलब पर्सन्स होते हैं उसके बीच में डेथ रेशियो देखा जाता है, ठीक है। 1000 1 लाख मैटरनल जो डेथ होती है, 1 लाख लाइफ 1 ईयर का जो रेशियो निकाला जाता है 1 लाख मदर का निकाला जाता है और जो इन्फेंट का निकाला जाता है वो कितना होता है 1000 लाइव बर्थ, ठीक है। और आपका 1000 आपका रेट मैटरनल मोर्टालिटी में रेट भी 1000 के बीच में निकाला जाता है, लेकिन रेशियो का निकाल इनमें दोनों में यही डिफ्रेंसिएशन है। अगर रेट की बात हो तो 1000 के अंदर निकालना होगा इसको, और अगर रेशियो की बात हो तो 1 लाख के अंडर में क्या करना होगा, इसको निकालना होगा। जैसे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट होगा तो कितनी पॉपुलेशन आपको लेना होगा इसमें, इन्फेंट का 1000, ठीक है, 1 ईयर का रेशियो रहेगा इसके अंदर में। तो ये स्पेसिफिक रूप से इसका एम था। आशा का जो स्पेसिफिक फंक्शन देखने को मिला आरसीएस प्रोग्राम के अंडर में, रिडक्शन इन द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टालिटी रेट। मोर्टालिटी मतलब होता है मृत्यु दर, ठीक है। मैटरनल मोर्टालिटी, इन्फेंट मतलब होता है जो बच्चा 0 से लेकर 1 ईयर तक का होता है, मतलब 28 डेज से लेकर 28 दिन का बच्चा तो नियोनेट कहलाता है, उसके बाद 28 दिन से लेकर वह एक साल का बच्चा इन्फेंट कहलाता है। मैटरनल मोर्टेलिटी मतलब होता है मदर्स का जो मृत्यु दर है उसको कम करना, ठीक है। यूनिवर्सल असिस्ट टू इंटीग्रेटेड कॉम्प्री पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, चाइल्ड हेल्थ, वाटर सैनिटेशन, हाइजीन, इसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था प्रिवेंशन, कंट्रोल, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को प्रिवेंट करना था। कम्युनिकेबल डिसीज तो सभी को मालूम है, थ्रू द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से जो इन्फेक्शन फैलता है कम्युनिटी के अंदर वो होता है कम्युनिकेबल। तो कम्युनिकेबल डिसीज को स्पेसिफिक रूप से प्रिवेंट करना था, इसका एम था। और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो हमारी इंटरनल बॉडी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है डिसीज के लिए, जैसे कि डायबिटीज हो गया, हार्ट डिसीज हो गई, ये सारी डिसीज जो होती है वो क्या होती है आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती है। समझ में आया, ये क्या होता है आपका नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। इसके बाद हम देखेंगे पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, जेंडर एंड डेमोग्राफिक बैलेंस, पॉपुलेशन के अंडर में डेमोग्राफिक बैलेंस को मेंटेन करके रखना। इसके बाद प्राइवेटेज, लोकल हेल्थ ट्रेडिशन एंड मेन स्ट्रीम आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी और आयुष। आयुष का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, आयुष जो होता है स्पेशली रूप से क्या करना, रिविटलाइज कराना। लोकल हेल्थ जो पर्सन है मेनली उनका जो स्ट्रीम था तो आयुर्वेद के बारे में उनको बताना कि आयुर्वेदिक मेडिसिन बेनिफिट होती है हेल्थ के लिए, किस प्रकार से आपको इसका साइड इफेक्ट भी देखने को नहीं मिलता, उसके बारे में उनको रिविलाइज कराना, ठीक है। और प्रमोशन, ये स्पेसिफिक रूप से किसका एम था, आरसीएस प्रोग्राम के अंडर चलाने का जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने का। आशा का जो स्पेशली जो उसमें फंक्शन देखने को मिला, उसका जो कार्य देखने को मिला, ये सारे ऑब्जेक्टिव उसके कार्य के अंतर्गत देखे गए, ठीक है। और प्रमोशन ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल, हेल्दी लाइफ स्टाइल को क्या करना, प्रमोट करना, उसको आगे की ओर बढ़ावा देना, ठीक है। इसके बाद हम स्ट्रेटजीज देखेंगे, इस गोल्स के अकॉर्डिंग क्या स्ट्रेटजीज थे। तो पहला स्ट्रेटजीज था ट्रेंड एंड इनहेंस कैपेसिटी ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन टू ऑन कंट्रोल एंड मैनेज पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। सेकंड है आपका हेल्थ प्लान फॉर ईच विलेज थ्रू विलेज हेल्थ कमिटीज ऑफ पंचायत। थर्ड है आपका स्ट्रेंथनिंग सब सेंटर थ्रू यूनाइटेड फंड टू इनेबल लोकल प्लानिंग एंड एक्शन, मतलब स्पेसिफिक रूप से जो स्ट्रेटजीज चलाई गई पंचायती राज में, विलेज के अंडर में ये सारी चीज़ें रखी गई, जो कि इसमें बोला गया कि गांवों में ज़्यादा से ज़्यादा सब सेंटर तैयार किए जाए। सब सेंटर अगर बनेंगे तो क्या होगा, जो गाँव के पर्सनस होते हैं बाहर अगर कोई पेशेंट है वहाँ पे विलेज में कोई पेशेंट है
तो वो गाँव से बाहर ले जाने में उनको थोड़ी-सी असुविधा होती है, तो वो असुविधा ना होकर वो सब सेंटर में ही क्या कर सकते हैं, माइनर प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर सब सेंटर अवेलेबल होगा विलेज में, तो लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी केयर करवाने के लिए, ठीक है? इसके बाद इसमें क्या-क्या इसका स्ट्रेटेजीज़ था, प्रोविज़न फॉर 24 आवर सर्विस, मतलब हमेशा ऐसी पीएससी तैयार होनी चाहिए गाँव के अंदर कि एक डॉक्टर हो पीएससी के अंदर, फोकस स्टेट थ्रू द मेंटेनिंग आयुष मैन पावर वहाँ पे होना चाहिए, और 24 आवर्स जो सर्विसेज 50% पीएससी के अंडर में क्या होना चाहिए, वहाँ पे होना चाहिए। समझ में आया? जो शॉर्टेज है उसको कम किया जाए, उसको प्रोवाइड किया जाए गाँवों के अंदर में। फिर इसके बाद प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटर सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ प्लान प्रिपेयर्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मिशंस, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन एंड न्यूट्रिशन, और क्या-क्या प्रिपेयर किया जाए और क्या इम्प्लीमेंट किया जाए गाँवों में कि जो हाइजीन जैसे कि मान लीजिए सैनिटेशन की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा गाँवों में होती है, हाइजीन को मेंटेन करें, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होना चाहिए वहाँ पे, न्यूट्रिशन वेल न्यूट्रिशन होना चाहिए, मतलब आपको इस तरह से वहाँ पे बताना है, गाँवों के अंडर में प्रिपेयर करके रखना है, कैसे उनको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे अपने हेल्थ को इम्प्रूव करना है, कैसे किसी भी बीमारी से आप कैसे उनको प्रोटेक्ट करोगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्या करो, प्रिपेयर करके उनको बताओ, या तो उनको गाइडलाइन दो कि किस तरह से आप वाटर यूज़ करो, किस तरह से पानी आप वहाँ का यूज़ करो जो कि पीने योग्य हो पानी वो, ठीक है? और कैसे आपको सैनिटेट करना, आस-पास कैसे साफ-सफाई रखना है आपको, किस तरह से मतलब अपने घरों को साफ क्लीन करके रखना है, कैसे सैनिटेशन को मेंटेन करके रखना है जिससे बीमारी ना हो सके। तो इस तरह से क्या करना है, ये इसका स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज़ था किसका, आरसीएस प्रोग्राम का चलाने का, जो आशा के अंडर में रखा गया था, ठीक है? जिनका आशा का इम्पोर्टेंट वहाँ पे फंक्शन देखने को मिलता है। इसके बाद इंटीग्रेटिंग वर्टिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम एट नेशनल, स्टेट, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, इंटीग्रेट करना है, सभी को मिला के चलना है। अगर आप मान लीजिए कि हेल्थ से रिलेटेड अगर आप कहीं पे एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, लोगों को प्रमोट कर रहे हो, या किसी भी डिसीज से रिलेटेड उनको प्रिवेंट कर रहे हो, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में जानकारी अगर दे रहे हो, तो आपको इंटीग्रेट मतलब साथ में लेकर चलना होगा, सभी को, सभी की फैमिली को वेलफेयर करना होगा, जागरूक करना होगा एट द नेशनल लेवल में, स्टेट लेवल में, ब्लॉक लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, विलेज लेवल में, हर लेवल में आपको क्या करना होगा, लोगों को प्रमोट करना होगा, प्रिवेंट करना होगा, तभी आप क्या कर सकते हो, एक स्पेसिफिक जो आपका एम है, जो गोल है, लोगों को क्योर करने का, लोगों को डिसीज से कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, एक अच्छा स्वास्थ्य आप उसको डेवलप कर सकते हो, कैसे आप अच्छा स्वास्थ्य, एक अच्छी सोसाइटी आप तैयार कर सकते हो, तो किसके थ्रू करोगे, सबसे पहले आपको छोटे लेवल से लेकर आपको हायर लेवल तक जाना होगा। जैसे कि आप विलेज लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल जाओगे, डिस्ट्रिक्ट से लेकर आप ब्लॉक लेवल पे जाओगे, ब्लॉक से स्टेट में जाओगे, और स्टेट के बाद आप नेशनल लेवल में जाओगे। इस तरह से आपको सभी को मिलाकर फैमिली वेलफेयर प्रोवाइड करना, मतलब फैमिली में हर लेवल की फैमिली को क्या करना है, आपको जागरूक करना है, ताकि किसी भी प्रकार की डिसीज अगर होती है तो उन चीज़ों को रोका जा सके। समझ में आया? तो एक तो ये स्ट्रेटेजी होना चाहिए, मतलब एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज या स्पेसिफिक हमारा एम होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमको इस लक्ष्य पे क्या करना है, अपने वर्क को कंप्लीट करना है। समझ में आया? तो ये सारे क्या थे आपके वापस रिपीट हम जाएंगे क्वेश्चन में। ये हमारा स्ट्रेटेजीज हो गया, स्पेसिफिक गोल हो गया, ये सारे स्टडीज किसके हो गए, एनआरएचएम के हो गए, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन मतलब एक हमारा ऐसा मिशन है, और इस मिशन के अंडर में बताया जा रहा है अप्रॉक्सीमेट 2.5 लाख जो गाँव थे, उन गाँवों को लेकर क्या किया गया था, इस मिशन को चलाया गया था। और स्पेसिफिक रूप से गाँवों में जो हाइजीन मेंटेन नहीं होती, या स्पेसिफिक रूप से सैनिटेशन मेंटेन नहीं होता है, या न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती, इन चीज़ों को क्या करना है, इंक्रीज करना है, कैसे आप वेल सैनिटेट होकर अपने हेल्थ को क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो, किस प्रकार से अपने हेल्थ को आप अच्छा बना सकते हो, तो ये सारी चीज़ें क्या करना है, गाँवों में जानकारी देना है, ठीक है। और स्पेसिफिक रूप से जो एनआरएचएम के अंदर में रोल देखा गया है, फंक्शन देखा किसका देखा गया है, आशा वर्कर का फंक्शन देखने को मिलता है। इसके अंडर में कौन करता है वर्क, आशा वर्कर, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। व्हाट प्लानिंग द पेरेंट्स शुड बी बिफोर हैविंग अ बेबी। व्हाट प्लानिंग द पेरेंट्स शुड बी बिफोर हैविंग अ बेबी। जब बेबी आता है तो पेरेंट्स को क्या क्या प्लानिंग करना होता है, ठीक है। जब बच्चा जन्म लेता है उसके पहले पेरेंट्स को क्या प्लानिंग करना होता है, ठीक है। तो पेरेंटिंग कैन बी, आंसर देखेंगे, पेरेंटिंग कैन बी life most challenging experience with proper guidance. Parenting also can be one of life most rewarding experience. Communication with the partner is most important making decision about child bearing. मतलब जब बच्चा जन्म लेने वाला होता है उसके पहले पेरेंट्स को क्या क्या प्लान करना चाहिए, एक चैलेंजिंग एक्सपीरियंस होता है, स्पेशली रूप से जो फर्स्ट बेबी अगर होता है उस टाइम पे पेरेंट्स के लिए एक वो चैलेंजिंग फेस होता है, और प्लस उसके साथ में एक रिवार्डिंग फेस भी होता है, जिसमें पेरेंट्स क्या करते हैं, खुशी महसूस करते हैं अपनी लाइफ में, कि उनकी लाइफ में एक बोलना चाहिए अप्रेजल मूवमेंट आता है,
और उस टाइम पे किस तरह से बच्चे की केयर करना है, कैसे हमको डिसीजन लेना है, या किस तरह से हमको कम्युनिकेट करना है, पार्टनरशिप कैसे कम्युनिकेट करके हमको रखना है पार्टनर के साथ में। क्योंकि उस समय पे क्या होता है, हस्बैंड वाइफ दोनों को मिलकर क्या करना होता है, बच्चे की केयर करनी होती है। नहीं तो अगर बच्चे की केयर प्रॉपर तरीके से अगर नहीं होगा, वेल हाइजीन मेंटेन नहीं होगा, या बच्चा प्रॉपर तरीके से ब्रेस्ट फीड नहीं करेगा, इन सारी चीज़ों का जानकारी क्या होनी चाहिए, एक कपल पर्सन को होनी चाहिए। मतलब एक चैलेंजिंग फेस होता है उनके लिए। तो अगर इन सारी चीज़ों की अगर उनके पास जानकारी है, तो वो क्या कर सकते हैं, एक वेल बेबी मतलब फ्री फ्रॉम ऑफ डिसीज, बोल सकते हैं कि कोई भी डिसीज नहीं हो सकती इस तरह से बच्चों में, और एक वेल बेबी तैयार होगा हमारा। ये बोला जा रहा है सम इम्पॉर्टेंट ऑफ प्लानिंग, आप क्या क्या प्लान कर सकते हो बच्चे के लिए। तो बिफोर द अराइवल ऑफ द बेबी इट इज़ वाइटल टू मेक द नेसेसरी अल्ट्रेशन इन द हाउस टू एनेबल मोर स्पेस। सबसे पहले जब बच्चा आता है उसके पहले ही हमको क्या करना है, हाउस एनेबल मोर मतलब ऐसा स्पेस हमको देख लेना है जो बच्चे के लिए क्या हो, ऑनरेबल हो, और मतलब प्रॉपर तरीके से वेल वेंटिलेट हो। इस तरह से हमको क्या करना है, घर को पहले से ही सूटेबल कर लेना है जिस तरह से बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट, working mother need to make to application for the maternal leave and make proper endeavor to get hold of financial fund, as they will certainly to be required to pay off the various experience expenses the parents having to have to inner सॉरी इन अकर ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ बेबी एज वेल एज द डे फॉलोइंग। मतलब इसमें आपको सारे पॉइंट जो है वो क्या बोला गया है कि बच्चा आने से पहले आपको प्लानिंग करके रखना है, ताकि बच्चे को और मदर को कोई भी प्रॉब्लम, अगर कोई वर्किंग वूमेन है तो आफ्टर डिलीवरी के पहले उसको क्या करना है, सारे प्लान कर लेना है। उसको लीव के बारे में सारी चीज़ें मेंटेन करके रखना है, एप्लीकेशन दे के रखना है कि मतलब अगर कोई भी फाइनेंशियल अगर प्रॉब्लम होती है उन चीज़ों को सभी को होल्ड करके रखना है। आपको कोई प्रॉब्लम वहाँ पे आफ्टर डेथ के बाद ना हो, जब बच्चा जन्म ले तो क्या हो, इस तरह में मदर भी वेल रहे और बच्चा भी वेल रहे। तो पहले से हमको क्या करना है, प्री प्लान करके रखना है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, समथिंग दैट शुड बी केप्ट इन प्लेस विद द प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड लाइफ। पॉइंट थर्ड पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग। सबसे पहले जो बेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, हमको सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग हमको करके रखना है, ताकि ना तो बच्चे के लिए प्रॉब्लम हो, बच्चे के लाइफ प्रोग्रेस में कोई प्रॉब्लम आए, ना तो मदर में कोई भी प्रॉब्लम आए, या तो फिर उनके खान पान में या उनके न्यूट्रिशन में या उनके डाइट में कोई भी प्रॉब्लम मदर्स के ना हो। क्योंकि अगर मदर जिस तरह से डाइट लेगी उस तरह से बच्चा भी हमारा क्या होगा, डेवलप करेगा। क्योंकि अगर मदर को फुलफिलमेंट न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो बच्चा भी प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं करेगा। क्योंकि सभी को मालूम है एक नॉर्मल कैलोरी अगर दी जाती है तो कितना दी जाती है, आपका 2500 किलो कैलोरी दी जाती है। और अगर कोई डिलीवरी आपका 2200 तो नॉर्मल हो गया, 2200 कैलोरी होती है, जिसमें से क्या होता है आपका 300 कैलोरी आप करते हो ड्यूरिंग आप प्रेग्नेंट लेडी के लिए। और वही आपका जब आपका 300 2500 हो जाता है तो वहीं पे आप 300 और प्लस कर देते हो तो वो हो जाता है आपका 2800 किलो कैलोरी। 2800 किलो कैलोरी हो जाता है किसके लिए, आफ्टर डिलीवरी। आफ्टर डिलीवरी जब मतलब लैक्टेटिंग वूमेन होती है, लैक्टेटिंग वुमेन के लिए हम कितना देंगे, तो 2800 किलो कैलोरी देते हैं। ध्यान रखिएगा 2800 किलो कैलोरी दिया जाता है, क्या डाइट दी जाती है किसको, लैक्टेशन वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन को। तो आपको प्लान करके रखना है कि आपको किसी प्रकार की डाइट में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जब तक फाइनेंशियल आप प्लानिंग नहीं करके रखोगे तो मेंटेन नहीं हो पाएगा। इस तरह से आपको क्या करना है, फाइनेंशियल प्लान करके रखना है। फिर नेक्स्ट 4 पॉइंट हम पढ़ेंगे, नेसेसरी फंड हैव टू मेड अवेलेबल टू चाइल्ड फॉर हिज आर वेरिड रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग एक्सप्रेस दैट हैव मेड द चाइल्ड गोज टू स्कूल कॉलेज एंड अदर सच एक्टिविटीज। नेसेसरी फंड मतलब आपको क्या करना है, अवेलेबल करके रखना है बच्चे के लिए। आपको ये सारे रिक्वायरमेंट्स आपको रखना है, कितना एक्सपेंस करना है, कितना खर्च करना है, कितना बच्चे के लिए स्कूल के लिए प्लानिंग करना है, ठीक है, कॉलेजेस के लिए, अदर एक्टिविटीज़ क्या क्या करना है आपको। तो वो सारी चीज़ें आपको क्या करना है, सारे फंड मतलब इनके जितने भी फंड हैं आपको, तो उनका कहाँ कहाँ पे नीड होगा, कहाँ कहाँ पे आवश्यकता होगी बच्चे के लिए, तो वो सारी चीज़ें क्या करना है आपको, सब कुछ रिक्वायरमेंट आपको रखना है। और कितना एक्सपेंस करना है वो सारी चीज़ें आपको प्री प्लान करके रखना है। फिर हैविंग अ बेबी इज ए वाइटल डिसीजन दैट आर सम प्रैक्टिकल इशू दैट नीड टू बी लुक्ड एट व्हेन प्लानिंग ए प्रेगनेंसी। आपको क्या करना है, वाइटल डिसीजन लेना है बेबी के लिए, एक वाइटल डिसीजन लेके रखना है आपको। जब आप क्या कब कब का ये प्लानिंग करना है, प्रेगनेंसी के टाइम पे ही करना है, आफ्टर डिलीवरी नहीं है। प्रेगनेंसी के टाइम पे ही आप प्लानिंग करोगे तभी तो आगे क्या होगा आपका जो भी मतलब वर्क होगा या बच्चा जैसे कैसे, अगर आप पहले से प्लान करके रखोगे तो आपका ना तो फाइनेंशियल इशू आएगा, ना तो हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू आएगा। तो ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको प्लानिंग कर लेना है। तो किन किन चीज़ों का प्लानिंग करना है, फाइनेंशियली प्लानिंग कर लेना है आपको, इमोशनली आपको स्ट्रांग हो जाना है, स्ट्रेंथ ऑफ द कपल रिलेशनशिप। आपका जो कपल रिलेशनशिप मतलब हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है उसको और ज़्यादा स्ट्रांग कर लेना है, ताकि बच्चे की केयर करने में प्रॉब्लम ना हो।
क्योंकि अगर हस्बैंड को भी क्या करना है, फुली सपोर्ट करना है वाइफ का, जिससे बच्चा क्या हो सके, फ्री फ्रॉम ऑफ इन्फेक्शन, और हाइजीन को मेंटेन करके रखना है। उस टाइम पे हाइजीन सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट होता है हाइजीन को मेंटेन करने का, आफ्टर डिलीवरी सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है, ठीक है। तो देयर वैल्यूज एंड बिलीव कंसर्निंग चाइल्ड रियरिंग एज वेल एज, तो ये सारे पॉइंट हो गए आपका प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या क्या प्लानिंग करके रखना है आपको, तो ये चीज़ें आपको क्या होना चाहिए, प्लान करके रखना है, ठीक है। फिर सिक्स पॉइंट हम देखेंगे, एज वेल pregnancy planning is an opportunity to focus on physical health. Some steps has to be taken care of the couple planning for parenthood. देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि प्रेगनेंसी प्लानिंग आपको आपको रखना है फिजिकली हेल्थ स्पेशली रूप से फोकस, फिजिकली हेल्थ आपको स्पेशल रूप से क्या करना है, फोकस करना है। और सम स्टेप्स आर टेकन कपल टू प्लानिंग फॉर पेरेंटहुड, जब कपल्स क्या बनते हैं, पेरेंट्स बनते हैं, उस टाइम पर स्पेशली रूप से आपको प्लान करना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर ध्यान देने की बात होती है तो प्रेगनेंसी के टाइम पर तो ठीक है, आफ्टर डिलीवरी क्या करना होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो कपल को फिजिकली हेल्थ ध्यान रखना है, प्रेग्नेंट वुमेन्स का, वाइफ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। और कपल को साथ में क्या करना है, केयर प्रोवाइड करना है, पेरेंटिंग हुड सबसे ज़्यादा मेंटेन करके रखना है, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है टू स्टॉप अल्कोहल स्मोकिंग, स्पेसिफिक रूप से उस टाइम पे किसी भी प्रकार का अल्कोहल नहीं लेना है, किसी प्रकार का स्मोकिंग नहीं लेना है, किस टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पर बताया जा रहा है। स्पेसिफिक पेरेंटहुड को क्या करना है, ये आफ्टर डिलीवरी की बात नहीं हो रही है। सिक्स पॉइंट में बोला जा रहा है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर आप स्पेसिफिक रूप से आपको फिजिकल मतलब अपना शारीरिक हेल्थ देखना है, अपनी बॉडी के बारे में देखना है कि अगर आप कोई भी अगर अनयूजुअल मटेरियल अगर आप खाते हो या ऐसा मटेरियल आप खाते हो तो बच्चे को भी इफेक्ट होगा, आपके साथ साथ बच्चे को भी प्रॉब्लम आएगी, ध्यान रखिएगा। तो इसमें पहला पॉइंट बताया गया है कि टू स्टॉप द अल्कोहल स्मोकिंग इटाली, अगर आप अल्कोहल लेते हो कि स्मोकिंग, तो उस टाइम ड्यूरेशन में आपको नहीं लेना, आपको स्टॉप कर देना है, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट मिलेगा बच्चे में। इफ कॉन्ट्रासेप्टिव सच बर्थ कंट्रोल प्लस आईयूडी इज बीइंग यूज्ड, वन शुड स्टॉप, अगर आप किसी प्रकार का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करते हो, जैसे कि अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ओसीपी यूज करते हो, मालाडी मालन ऐसी टैबलेट अगर यूज करते हो आप, या आईयूडी इंसर्शन है, तो उस टाइम पे आपको नहीं लगवाना है, उस टाइम पर उसको स्टॉप कर देना है। टू स्टॉप अननेसेसरी ड्रग, कोई भी ड्रग आपको नहीं लेना है विदाउट फिजिशियन के कंसल्ट के, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप फिजिशियन से कंसल्ट करके ड्रग ले सकते हो, लेकिन अननेसेसरी कोई ड्रग आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं लेना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या क्या चीज़ें नहीं करना है। तो टू स्टार्ट एक्सरसाइज एंड हैव हेल्दी डाइट, इंप्रूव मदर एंड बेबी हेल्थ, आपको एक्सरसाइज क्या करना है वहाँ पे, हेल्दी डाइट लेना है, ताकि बच्चे का और मदर का हेल्थ क्या हो, इम्प्रूव हो सके और हेल्दी हो सके, स्वस्थ हो सके, ठीक है। और हेल्दी डाइट लोगे तभी मदर का हेल्थ और बच्चे का हेल्थ भी क्या होगा, स्वस्थ होगा। और रेगुलर आपको क्या करना है, हेल्थ चेकअप करवाना है। टेकिंग आउट टाइम केयर फॉर बेबी आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बेबी नीड लॉट टाइम, सो प्री प्लानिंग शुड बी डन फॉर ऑल्सो। और क्या करना है, अलॉट टाइम मतलब टाइमली क्या करना है, बच्चे की केयर के लिए, बेबी की केयर के लिए हमको क्या करना है, अलॉट टाइम देना है, और प्री प्लान करके पहले से ही रखना है, मतलब आफ्टर बच्चा जब जन्म ले उसके पहले ही हमको प्री प्लान करके रखना है कि क्या क्या चीज़ें हमको किस तरह से केयर बच्चे की करना है, ये फुली नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। बिकमिंग ए पेरेंट टेकिंग अप न्यू रोल इन लाइफ, द चाइल्ड बर्थ ओपन बिफोर द पेरेंट्स न्यू डायमेंशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ लव, इन न्यू सेल्फ स्टीम, फीलिंग ऑफ accomplishment is gained through the parenthood. If well approached, parenthood is a joy. Some way unprepared, parenthood will be डिस्ट्रेस टू बोथ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, मतलब इसका मीनिंग ये है कि जब आप पेरेंट्स बनते हो, जब आप पे एक बच्चे को मतलब बोलना चाहिए कि जब आप पेरेंट्स की लाइफ में बनते हो तो उस समय आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर बच्चा अगर जन्म लेता है उस समय पे आप पेरेंट्स बनते हो तो एक इम्पॉर्टेंट रोल आपको दे। और एक्सपीरियंस ऑफ लव, आप कैसा एक्सपीरियंस करते हो, एक लवली एक्सपीरियंस आप करते हो, वो आपके लिए एक चैलेंजिंग टाइम होता है। फर्स्ट बेबी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसके बाद तो देखिए सेकंड बेबी में तो आप क्या होता है, हैबिचुअल हो जाते हो, आपको मालूम होता है क्या क्या चीज़ें करना होता है, ठीक है। तो स्पेशली आपको ध्यान देना होता है फर्स्ट बेबी के टाइम पे। अप्रोच पेरेंटहुड मतलब स्पेशली वेल आप क्या करते हो, जॉयफुल मतलब फील करते हो अपने आप, अपने अंदर आप एक हैप्पीनेस फीलिंग आपके अंदर आती है। तो इस तरह का जो टाइम पीरियड है उसको वेल एंजॉयफुल करो, लेकिन उस टाइम पे आपको विशेष ध्यान रखना है कि बच्चे को और मदर्स को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, ताकि वेल बेबी भी रहे और वेल मदर भी रहे। तो उस टाइम पे हमको वेल पेरेंटहुड क्या करना है, उस समय पे कपल को करना होता है, ताकि अगर कोई फादर है तो फादर को फुली सपोर्ट करना होता है मदर्स का। समझ में आया, ठीक है। तो ये होता है हमारा किसके अंडर में गाइडलाइन हम देते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था, सबसे पहले क्वेश्चन रिपीट कर लीजिए। क्वेश्चन हमारा था व्हाट प्लानिंग द पेरेंट्स शुड बी बिफोर हैविंग ए बेबी, हमको क्या क्या प्लान करना होता है जब बच्चा जन्म लेता है, तो उस समय पे हमको क्या क्या प्लानिंग करना होता है। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ प्री कॉन्सेप्शन केयर,
क्या बेनिफिट होता है प्री कॉन्सेप्शन, मतलब कॉन्सेप्शन के पहले जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हो। प्री मतलब पहले, कॉन्सेप्शन यानी होता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले आपको क्या क्या ध्यान देने होते हैं, ठीक है, तो इसका क्या बेनिफिट होता है ये ध्यान देना है आपको। इसमें पढ़िए क्या लिखा हुआ है। देयर आर सेवरल बेनिफिट प्री कॉन्सेप्शन के, बहुत सारे बेनिफिट बताए गए हैं यहाँ पे। पहला बेनिफिट है इंक्रीज फर्टिलिटी फॉर यू एंड योर पार्टनर। आप फर्टिलिटी रेट को अपने पार्टनर और खुद का क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। एक तो ये होता है इसका बेनिफिट प्री कॉन्सेप्शन केयर का। अगर फुली आप केयरफुली अगर कॉन्सेप्ट करोगे, आप अगर कंसीव करोगे प्रेगनेंसी को, तो इससे क्या होता है जो फर्टिलिटी रेट होती है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। हेल्दी कॉन्सेप्शन होगा प्रेगनेंसी एंड बर्थ। रिड्यूस रिस्क ऑफ मिसकैरेज, मिसकैरेज का जो रिस्क है, अबॉर्ट होने का जो रिस्क है वो नहीं होगा। प्री मैच्योर जो बर्थ होता है वो नहीं होगा, उसको आप रिड्यूस कर सकते हो, कम कर सकते हो। डिक्रीज अकरेंस ऑफ कॉमन कंप्लेन, जो कंप्लेन होता है मॉर्निंग सिकनेस की जो प्रॉब्लम होती है वो चीज़ें नहीं होंगी वहाँ पे, ठीक है। ए सक्सेसफुल असिस्ट रिप्रोडक्टिव प्रोग्राम फॉर मेनी फर्टिलिटी प्रॉब्लम, एक सक्सेसफुल रिप्रोडक्टिव प्रोग्राम होगा आफ्टर डिलीवरी। बिफोर डिलीवरी मतलब डिलीवरी के पहले आपकी प्रेगनेंसी क्या रहेगी, कंटिन्यू और वेल प्रेगनेंसी आपकी मेंटेन रहेगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट, मेर इम्प्रूव द सक्सेस रेट ऑफ द विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी आप क्या कर सकते हो, इसके माध्यम से आप इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। इन विट्रो आपको मालूम होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो यूट्रस के अंदर क्या किया जाता है, फर्टिलाइज करवाया जाता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इसको भी आप इम्प्रूव कर सकते हो। और इसके बाद इंक्रीज चांस ऑफ नेचुरल इंटरवेंशन फ्री बर्थ, आप नेचुरली भी क्या कर सकते हो, बर्थ करवा सकते हो। नॉर्मल डिलीवरी जिसको हम बोलते हैं उसको भी इंक्रीज करवा सकते हो। इसके चांसेस जो होते हैं इससे इंक्रीज हो जाते हैं अगर प्री कॉन्सेप्शन केयर अगर आप करते हो प्रॉपर रूप से। कॉन्सेप्शन से पहले अगर आप अपना ध्यान देते हो, केयर करते हो, अपने डाइट को मेंटेन करके रखोगे या अपने हाइजीन को मेंटेन करके रखोगे, तो ये सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं, कम होंगी। इसका जो रिस्क है वो रिस्क कम बना रहेगा, समझ में आया। ताकि ये रिस्की नहीं होगा, प्रेगनेंसी आपकी रिस्की नहीं होगी और डिलीवरी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रिड्यूस रिस्क ऑफ पोस्ट नेटल डिप्रेशन, मतलब पोस्ट नेटल के टाइम पे आफ्टर डिलीवरी के बाद में जो डिप्रेशन होता है उसको भी आप कम कर सकते हो। सक्सेसफुल एंड लॉन्ग टर्म ब्रेस्ट फीडिंग, और ब्रेस्ट फीडिंग को एक लॉन्ग पीरियड तक आप क्या कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, सक्सेसफुल बना सकते हो। चिल्ड्रेन दोज हेल्दी इंटेलिजेंट वेल बैलेंस एंड हैप्पी, और इस तरह में बच्चा भी क्या होता है, हेल्दी होता है, वेल बैलेंस होता है और इंटेलिजेंसी अच्छा आईक्यू वाला भी बच्चा क्या होता है, तैयार होता है। समझ में आया। तो प्री कॉन्सेप्शन के टाइम पर अगर हम आप स्पेशली रूप से अगर वुमेन्स ध्यान देती है अपना, तो उस टाइम पे क्या होता है जो सारी चीज़ें जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं आफ्टर डिलीवरी या ड्यूरिंग डिलीवरी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। उनका जो रिस्क होता है उसको हम कम कर सकते हैं इसके माध्यम से। समझ में आया। तो ये होता है, ये बेनिफिट होते हैं, ये लाभ होते हैं प्री कॉन्सेप्शन केयर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राइट अबाउट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ पेरेंटहुड प्रिपरेशन, क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं पेरेंटहुड प्रिपरेशन के लिए, क्या क्या एस्पेक्ट हमको ध्यान देना होता है जब ए पेरेंटहुड। तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना, जब कोई भी कपल्स पेरेंट्स बनते हैं, मदर और फादर की जो फीलिंग होती है वो सबसे एक्साइटमेंट वाली फीलिंग्स होती हैं उनके अंदर में। तो क्या क्या एस्पेक्ट होंगे, चलिए इसका जो आंसर है अभी हम कल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमारे पास केवल इतना ही है, इसका इंट्रोडक्शन बस दिया है, थोड़ा इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, बाकी हम कल के सेशन में हम इसका डिटेल से आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है पेरेंट इज अ जॉय एंड एक्साइटमेंट, इट आल्सो ओपन नेवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बोथ फादर एंड मदर, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है उनकी लाइफ में फादर एंड मदर्स की। और एक्सपेक्टिंग द चाइल्ड मोस्ट एनजियस एंड ब्यूटीफुल पीरियड मैरिज लाइफ, एक ब्यूटीफुल मैरिज लाइफ उनकी बनती है उस टाइम पे। और एनजियस भी थोड़ा सा डरे हुए भी रहते हैं, क्योंकि एक तो पहली बात तो उनको कुछ मालूम नहीं होता, ठीक है, फर्स्ट बेबी होता है और सारी चीज़ों से वो डरे हुए रहते हैं कि क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे हम केयर करेंगे। तो द अराइवल ऑफ चाइल्ड चेंजेस लाइफ स्टाइल रूटीन ऑफ एवरी पेरेंट्स थ्रू देयर आर ह्यूज चेंजेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती हैं, इन्वॉल्व हो जाती हैं। द जॉय वेलकमिंग न्यू मेंबर हमारे घर पे आते हैं, तो ठीक है, एक प्रकार का एक वेलकमिंग जॉय एंजॉय, मतलब हमारे अंदर वो फीलिंग आती है, जॉय वाली फीलिंग आती है, ठीक है। मेंबर इनटू योर फैमिलीज, एडॉप्टेबल स्ट्रगल्स इनकॉर्पोरेटेड फॉर द पेरेंटहुड, वेलकमिंग ए चाइल्ड इज नॉट जस्ट लाइक बाइंग ए न्यू पेट थ्रू सेवरल कपल्स कंसिडर्ड, सो बोथ मदर एंड फादर आर टू, मतलब क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं जब आप पेरेंट्स बनते हो, तो उस समय पे आपको क्या क्या प्रिपरेशन करना होता है, ये सारी चीज़ें इसमें देखना होता है। समझ में आया। तो हम इसको आगे वाले सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे। आज का सेशन इतना ही। और कैसा लगा आपको ये थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चन हमने रखे थे, किस तरह से लगा, अगर आपको समझ में आया होगा तो भी आप कमेंट्स करके बताइए, और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए होंगे उनको भी आप कमेंट्स करके बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में आपको और अच्छे से मॉडिफाइड करके समझा सके। चलिए, धन्यवाद।